हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बीसीए क्लास में आप लोगों का फिर से वेलकम है। आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण। तो आप लोग पढ़े होंगे, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी। उस टाइम वहाँ का राजा था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। पूछता भी है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो याद रखिएगा कि 1789 में हुई थी। वहाँ का राजा था लुई 16वां। 9th क्लास में एक चैप्टर भी है। ठीक, तो इसका आंसर होगा प्रजा शासन या निरंकुश शासन या गिरफ्तारी पत्र या वंशबदारी प्रथा। तो आप याद रखिएगा, प्रजातंत्र वैसा शासन होता है जिसमें प्रजा का मतलब जनता का होता है। निरंकुश शासन भ्रष्टाचार, जो जनता के प्रति आक्रोश करता है, जनता को लड़ाते रहता है, उसका शोषण करता है। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन। क्या था? निरंकुश शासन। ठीक, अगला चलिए। नंबर 2, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस की दी हुई थी? देखो, वियना कांग्रेस को वियना सम्मेलन भी बोला जाता है। याद रखिएगा, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। इसका जो चांसलर था, जो प्रधानमंत्री बोला जाता है जिसको, वो मैटरनिक था। मैटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी था, है ना। और ऑस्ट्रिया जो था वो कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। तो वियना कांग्रेस जो हुई थी वह कांग्रेस के द्वारा की गई थी। किस वंश की? तो याद रखिएगा आप, बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। लेकिन वियना कांग्रेस से पहले अगर आपको पूछेगा तो किस वंश का शासन था, तो नेपोलियन का शासन था। तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, नेपोलियन के शासन का युग का अंत और फिर से बुर्बो वंश की शुरुआत। और राजा किसको बनाया? तो याद रखिएगा, लुई 18वां को। किसको राजा बनाया? लुई 18वां को राजा बनाया। नंबर 3, चलिए याद करते चलते हैं। नंबर 3 में कहता है नेपोलियन संहिता। देखिए, जब राजा बना नेपोलियन तो उसने सबसे पहले अपना एक संहिता लाया। संहिता का मतलब एक प्रकार का कानून लाया, एक व्यवस्था लाया, ताकि उसे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो नेपोलियन ने एक संहिता लागू किया जो 1804 में। कब लाया? 1804 में लाया। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा, सबसे छोटा महादेश यूरोप है, उसी के अंतर्गत आता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? अभी हम जस्ट बताए 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। ठीक, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 की जो क्रांति हुआ था उसके बाद फ्रांस में जो था शासन, जो वो याद रखिएगा संघीय, संवैधानिक, निरंकुश या गणराज्य। ठीक है, तो याद रखिएगा संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। कौन हुआ था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? मेजनी है। कौन है? मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा मेजनी है। मेजनी जो था ना, बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति था, जो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिया, यंग यूरोप और यंग इटली नामक संस्था का स्थापना करके। ठीक, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? याद रखिएगा 1810 में हुई थी। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? पेशे मतलब वो एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। याद रखिए, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक। काउंट काउर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? याद रखिएगा प्रधानमंत्री पर। किस पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? देखिए, इटली का एकीकरण जो हुआ था उसमें आपका मेजनी संबंध था, काबूर का संबंध था, गैरिबाल्डी का संबंध था, लेकिन बिस्मार्क का संबंध नहीं था। बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण का संबंध था उससे।
जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? विरुद्ध समझते ना, वो नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो, तो वो उसका विरुद्ध ऑस्ट्रिया करता था। कौन था? ऑस्ट्रिया। बिस्मार्क क्या था? देखिए बिस्मार्क की बात अगर आता है, बिस्मार्क एक क्या कहते हैं, बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिक था। क्या था? कूटनीतिक। कूटनीतिक समझते हैं, वैसा व्यक्ति जो अपनी चतुराई और बुद्धि से किसी काम को अंजाम दे देता है। हेगेल, हेगेल कौन था? तो याद रखिएगा, हेगेल जर्मन का चांसलर था या राजनीतिक था? याद रखिएगा, हेगेल क्या था? जर्मन का चांसलर था या राजनीतिक था? दो ऑप्शन ऊपर चले गया है, ठीक, या दार्शनिक था। तो आपको याद रखना है क्या है? दार्शनिक था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए 1870 में जो युद्ध हुआ था, वो जो युद्ध हुआ था वो सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। सेडान के युद्ध से ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो पूछता है कि सेडान के युद्ध में किसका एकीकरण हुआ था? जर्मनी का एकीकरण। और सेडान के युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच। हार किसकी हुई थी? फ्रांस की हुई थी। याद रखिएगा, किसकी हार हुई थी? फ्रांस की, ठीक। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए जर्मन राज्य का निर्माण जो किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो याद रखिएगा, बिस्मार्क ने। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा गया है, बिस्मार्क ने कौन सा नीति अपनाई थी? तो याद रखिएगा, रक्त एवं लोह की नीति। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि के कब हुआ था? 1871 में। और जर्मनी का एकीकरण किस संधि के तहत हुआ था? याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। सेडान के युद्ध कब हुआ था? अभी जस्ट हम आपको बताए, सेडान का जो युद्ध हुआ था वो 1870 में हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी, पर्सा की जीत हुई थी। पर्सा जो अभी वर्तमान में जर्मनी कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? देखिए वास्तुकार का मतलब होता है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो याद रखिएगा, बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? अभी जस्ट आपको बताया, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था, जर्मनी के एकीकरण कौन उत्तरदायी था? तो याद रखिएगा, बिस्मार्क था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज है ना, मरीज नाम से दिया था, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप वासियों को किस देश का साहित्य व ज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? देखिए वहाँ वो देश सभी साहित्य एवं ज्ञान और प्रेरणा को बचा के रखा, वो था यूनान। कौन था? यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वो भी है आपका यूनान। यूनान जो आज़ाद हुआ था वो 1832 में हुआ था। कब हुआ था? 1832 में। ये किसके अधीन था? तुर्की के अधीन था। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना। क्या करना? पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापन करना। पुरातन व्यवस्था में कौन आता है? बुर्बो वंश आता है। कौन सा वंश आता है? बुर्बो वंश। मेटरनिक कौन था? याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का क्या था? वो चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को खांसी जुकाम आ जाता है? तो याद रखिएगा, मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। फ्रांस से कोई भी घटना करता है तो वो चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि राष्ट्रवाद का बीजारोपण फ्रांस से ही शुरुआत हुई थी। नेपोलियन के कोड में कुल कितने कोड थे? तो याद रखिएगा, 5 कोड थे। कितने कोड थे? 5 कोड। कितने कोड थे? तो याद रखिएगा, 5 कोड थे। नेपोलियन के अगर पूछेगा नेपोलियन के इसमें कितने कोड थे, तो आप तुरंत जवाब दे दीजिएगा कि उसके इसमें 5 कोड थे। रोमानीवाद क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। मरियान किस देश का प्रतीक है? मरियान क्या पूछा है? मरियान जो था वो फ्रांस का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? फ्रांस का। ठीक है, किसका प्रतीक था? फ्रांस का। अगला चलते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा किस जन्म की घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद के तो याद रखिएगा, पुनर्जागरण काल से, जो 14 से शुरू होकर के 17वीं तक जाता था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, 1707। कब हुआ था? 1707। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? ये देखिए, मसीहा है ना,
सबसे बड़ा पैगंबर जिस तरह होता है ना, तो वो मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी को। किसको कहा जाता है? मेजनी को। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो याद रखना, मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। किससे था? कार्बोनरी संगठन से मेजनी का संबंध था। किसने अपने कूटनीति के बल से इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? तो याद रखिएगा, काउंट काउर ने। किसने बनाया था? काउंट काउर, जो प्रधानमंत्री में नियुक्त किया था। विक्टर एमुनियल ने इसको प्रधानमंत्री में नियुक्त किया था। यंग इटली के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, मेजनी। कौन? मेजनी। लाल कुर्ती संगठन का संस्थापक कौन है? तो लाल कुर्ती नामक सेना का स्थापना कौन किया था? तो याद रखिएगा, गेरिबाल्डी। किसने किया था? गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है। काउर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। काउर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1810 में। विलियम पर्थक जो था वो कहाँ का शासक था? ये सवाल पूछेगा। विलियम पर्थक जो था वो कहाँ का शासक था? तो आप कुछ नहीं सोचिएगा, तुरंत बोल दीजिएगा, पर्सा का था। कहाँ का था? पर्सा का। तो विलियम प्रथम ने ही बिस्मार्क को क्या किया था? प्रधानमंत्री। जालबरीन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालबरीन जो थी उसकी स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, पर्सा ने की थी। सेडान के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, पर्सा और फ्रांस के बीच। जस्ट शुरू में ही हम आपको बता दिए थे। बिस्मार्क किस विद्वान से विचारधारा से प्रभावित था? हिगेल से। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, रायन संघ की। किसकी? रायन संघ की। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो याद रखिएगा, सेडान के युद्ध। किसका युद्ध? सेडान के युद्ध। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। सेडावा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडावा के युद्ध जो हुई थी वो याद रखिएगा, किसकी पराजय हुई थी? तो सेडावा का युद्ध याद रखना है, ऑस्ट्रिया में, 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 1866 में सेडावा का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या कहते हैं, पराजय जो हुई थी वो हुई थी ऑस्ट्रिया की। किसकी हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। किसकी हुई थी? ऑस्ट्रिया के। लेकिन किसके साथ हुआ था? फ्रांस के साथ। किस संधि से जर्मनी का एकीकरण का पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। आई होप आप लोग यहाँ तक 50 ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आए थे, क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से? और पीछे करके आप लोग याद भी कर लीजिए, ठीक। उसके बाद फिर हम अगले भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे, फिर इससे न्यू लाएंगे।